सिलेबस में हमारा 2 टॉपिक कंप्लीट हो चुका था, जिसमें ये है ना सिलेक्शन ट्रेनिंग डेवलपमेंट, इससे रिलेटेड हमने एमसीक्यू भी कर लिया था। ओके, लास्ट क्लास में हमने कम्युनिकेशन भी पढ़ लिया। आज हम लीडरशिप और कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड क्या करेंगे, पॉसिबल एमसीक्यू, जितने भी पॉसिबल एमसीक्यू हैं जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस बार हमारा प्लानिंग यही चल रहा है, हम एक चैप्टर कंप्लीट करते हैं, उससे रिलेटेड एमसीक्यू करते हैं, फिर अब दूसरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ, फिर इससे रिलेटेड एमसीक्यू हम करेंगे। क्योंकि अभी अभी हमने ये पढ़ा है तो क्या है, क्वेश्चन आंसर करने में याद भी आएगा कि हाँ ये चीज़ तो पढ़ा हुआ है, इस तरीके से कुछ ना कुछ हमें फ़ायदा होगा। ठीक है, एमसीक्यू और जितने पॉसिबल क्वेश्चंस आ सकते हैं वो सारा कुछ हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए तो वैसे ही मिनिमाइज करके पढ़ते हैं ताकि आपका आंसर भी हमें साइड में मिलते रहे और अपन इसको डिस्कस भी करते रहें। ठीक है, दिख रहा है, लीडरशिप से रिलेटेड एमसीक्यू है ये। ओके, लीडरशिप हमने पढ़ा है अभी, पहले लीडरशिप से रिलेटेड जितने एमसीक्यू हैं वो पढ़ते हैं, उसके बाद क्या करेंगे अपन, कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड। बिल्कुल, क्लास अपलोड होगी, ये वीडियो लेक्चर भी अपलोड होगा और ये डॉक्यूमेंट में सॉरी स्टडी मटेरियल है, ये भी अपलोड होगा, है ना। चलिए, तो वीडियो लेक्चर भी अपलोड होगी, बाद में भी आप देख सकते हो, मान लीजिए अभी जॉब में हो या टाइम नहीं मिल रहा है तो बाद में भी आप इसे देख सकते हो। चलिए कंटिन्यू करते हैं। विच आर द फॉलोइंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑटोक्रेटिक लीडर। तीन तरीके का लीडरशिप हमने पढ़ा था, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, लेजर, मेनली तीन तरीके का। फर्स्ट एमसीक्यू क्लास है, ये सेकंड चैप्टर का एमसीक्यू क्लास पहला है, और उससे पहले हम ये दो तीन चीजें कर चुके हैं। इससे रिलेटेड जितना एमसीक्यू था ये पहले ही किया जा चुका है। ठीक है, और ये जब कंप्लीट हुआ था पहला इंट्रोडक्शन तब एमसीक्यू हुआ था। सिलेक्शन ट्रेनिंग डेवलपमेंट से रिलेटेड एमसीक्यू हो चुका है। आज हम आगे जो लीडरशिप कॉन्फ्लिक्ट वगैरह बचा है इस चैप्टर में, उसके एमसीक्यू हम कर रहे हैं। क्लियर हुआ, पहले भी एमसीक्यू हो चुके हैं। इस बार हमारा प्लानिंग यही है कि एक चैप्टर अपन कंप्लीट करते हैं, फिर उससे रिलेटेड जो पॉसिबल क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यू है, उसको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास से अपन चालू करेंगे प्रोडक्शन मैनेजमेंट। ओके, ठीक। हाँ, तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑटोक्रेटिक लीडर। ऑटोक्रेटिक लीडर का इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो ऑटोक्रेटिक है ना, पढ़ा है हमने ऑटोक्रेटिक क्या होता है। तो पहला ऑप्शन है, इनकरेजेस टीम पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग, है ना, टीम के जितने भी लोग हैं उनको पार्टिसिपेट करने के लिए इनकरेज करता है। डेलीगेट्स पावर एंड ऑथोरिटी टू सबऑर्डिनेट्स, सबऑर्डिनेट्स को पावर और अथॉरिटी डेलीगेट करता है। यूजेस वन वे कम्युनिकेशन एंड जनरेट फियर टू कमांड पीपल। ओके, वन वे कम्युनिकेशन को यूज करता है और क्या करता है, लोगों में पैदा करता है क्या, भय, फियर पैदा करता है अपने लोगों को कमांड करने के लिए। इन्वॉल्व्स टीम मेंबर्स इन गोल सेटिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, मोटिवेट्स एम्प्लॉयज थ्रू रिवार्ड्स एंड इंसेंटिव्स। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन आपके पास हैं। तो ऑटोक्रेटिक हमने पढ़ा था क्या, तानाशाह, कि तानाशाह टाइप के जो लीडरशिप होते हैं वो कहलाता है ऑटोक्रेटिक लीडर, है ना, मतलब खुद का ही चलाएंगे। तो इसका राइट आंसर देखा जाए तो इसमें राइट आंसर क्या है, यानी गैस। चलिए, क्या है राइट आंसर, ओनली वन वे कम्युनिकेशन रहता है। ऑटोक्रेटिक में क्या रहता है, तानाशाही जैसा रहता है, सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन रहता है और लोगों में फियर पैदा करके काम कराना चाहते हैं लोग। ठीक है, तो बिल्कुल सही राइट आंसर क्या हो गया, पहला का सी। बाकी सब ना, इसमें पावर को डेलीगेट किया जाता है, ना टीम को इनकरेज किया जाता है डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए।
है ना, किसी को इन्वॉल्व ही नहीं किया जाता है, ना एम्प्लॉय को मोटिवेट किया जाता है। बस जो वो चाहता है लीडर या मैनेजर जो भी है, वो जो चाहता है वही होता है। ठीक है, तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा, सी। फिर देखिए क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग लीडरशिप स्टाइल इज डिस्क्राइब्ड एज वन वेयर द लीडर मेक्स डिसीजन इंडिपेंडेंटली विदाउट कंसल्टिंग सबऑर्डिनेट्स। कौन सा ऐसा लीडरशिप स्टाइल है जिसमें लीडर जो है जो डिसीजन लेता है वो इंडिपेंडेंटली मतलब खुद लेता है, अपने सबऑर्डिनेट से कोई भी कंसल्टेशन किए बिना, है ना, अपने सबऑर्डिनेट से कोई कंसल्टेशन नहीं करता है और सारा डिसीजन खुद लेता है। कौन से स्टाइल में, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, फ्री रीन, ट्रांजैक्शनल और ट्रांसफॉर्मेशनल। बिल्कुल सही, ये भी क्या है, ना ना, सी इसका राइट आंसर होगा ना। इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट है और विदाउट कंसल्टिंग सबऑर्डिनेट्स, मतलब अपने सबऑर्डिनेट से कोई मतलब इसको नहीं है ना, खुद डिसीजन लेता है, सब कुछ अकेला करता है। तो इसका भी आंसर क्या होगा, ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक मतलब तानाशाह, वो सब कुछ खुद करेगा, अपने सबऑर्डिनेट से कुछ नहीं पूछेगा। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑटोक्रेटिक। क्लियर है क्यों ऑटोक्रेटिक हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अकॉर्डिंग टू कीथ डेविस लीडरशिप इज डिफाइंड एज, है ना, लीडरशिप को कैसे डिफाइन किया जाता है, कीथ डेविस ने क्या डेफिनेशन दिया है लीडरशिप का। लीडरशिप एक मैनेजरियल फंक्शन है, प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग रिसोर्स है। ओके, लीडरशिप क्या है, या तो मैनेजमेंट फंक्शन है, कंट्रोलिंग और ऑर्गेनाइजिंग का एक प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ एनकरेजिंग एंड हेल्पिंग अदर्स टू वर्क enthusiastically towards objective, और अगला है ए मेथड ऑफ डेलीगेटिंग पावर टू सबऑर्डिनेट द एबिलिटी और टू इंस्पायर एंड इन्फ्लुएंस फॉलोअर्स। ठीक है, फॉलोअर्स को इंस्पायर और इन्फ्लुएंस करने के लिए। ठीक है, तो इसका अगर कीथ एंड डेविस का डेफिनेशन देखा जाए, इसका राइट आंसर है सी। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ एनकरेजिंग एंड हेल्पिंग अदर्स, आप एनकरेज भी कर रहे हो और हेल्प भी कर रहे हो, है ना, किसी काम करने के लिए आप उसे एनकरेज कर रहे हो कि यार ये काम करना है, इस समय में करना है, ऐसे करना है, और उसको गाइड भी कर रहे हो, उसे हेल्प भी कर रहे हो, है ना, टुवर्ड ऑब्जेक्टिव। ओके, बिना रुके क्या करना है, ऑब्जेक्टिव के लिए काम करते रहना है, इसके लिए लोगों को इनकरेज करना और हेल्प करना ही क्या कहलाता है, लीडरशिप। ठीक है, कीथ एंड डेविस के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, विच टाइप ऑफ लीडर इज कैरेक्टराइज्ड बाय एनकरेजिंग सबऑर्डिनेट्स टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग एंड फोस्टरिंग टू वे कम्युनिकेशन। ठीक है, कौन से लीडरशिप में अपने सबऑर्डिनेट को इनकरेज किया जाता है कि आप भी पार्टिसिपेट कीजिए डिसीजन मेकिंग में, और टू वे कम्युनिकेशन उसमें रहता है। ठीक, तो ऑटोक्रेटिक तो भाई तानाशाही है, उसमें बिल्कुल नहीं रहता, वो खुद अकेला ही सब कुछ रहता है। फ्री रीन है, डेमोक्रेटिक है, ट्रांजैक्शनल है, ट्रांसफॉर्मेशन। फ्री रेन में क्या होता है, पूरा फ्री छोड़ दिया जाता है अपने वर्कर को कि आप ही सारा काम देखिए, आप ही करिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक लीडरशिप में इनकरेज किया जाता है अपने सबऑर्डिनेट्स को कि आप भी डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करिए। ठीक है, तो डेमोक्रेटिक इसका राइट आंसर है। क्लियर, कोई कंफ्यूजन तो नहीं, सब पढ़ा हुआ अपना आ रहा है ना। व्हाट इज द की फीचर ऑफ ट्रांजैक्शनल लीडरशिप। एक और तीन तरीके के अलावा दो और हमने पढ़ा था, ट्रांजैक्शनल और ट्रांसफॉर्मेशनल। ठीक है, ट्रांजैक्शनल लीडरशिप किसमें फोकस करता है, क्या फीचर है उसका, फोकस ऑन इंस्पायरिंग एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को इंस्पायर किया जाता है उसमें, असाइनिंग टास्क विद डायनामिक गोल्स। ओके, टास्क को डायनामिक गोल से असाइन किया जाता है, लिंकिंग परफॉर्मेंस विथ रिवॉर्ड्स, डेलीगेटिंग मैक्सिमम फ्रीडम टू एम्प्लॉय, ये फ्री रीन में होता है, प्रोमोटिंग ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज को प्रमोट किया जाता है। तो देखिएगा जब भी ट्रांजैक्शनल लीडरशिप आएगा, वहाँ किसकी बात होता है, ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन से आप क्या समझते हो कि किसी के आप क्या कर रहे हो, पैसा, है ना, बैंक में जाकर क्या जानते हो, ट्रांजैक्शनल मतलब उसको कुछ इनाम तरीके से, इस तरीके से याद रखना। ओके, तो रिवार्ड वाला जहाँ भी ट्रांजैक्शनल लीडरशिप आया उसको क्या कहा जाएगा, रिवार्ड से परफॉर्मेंस को लिंक किया जाता है, आपका जितना अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा वैसा ही आपको रिवार्ड मिलेगा। ठीक है, तो ट्रांजैक्शनल लीडरशिप का राइट आंसर क्या आ जाएगा, लिंकिंग परफॉर्मेंस विथ रिवार्ड।
क्लियर है? लिंकिंग परफॉर्मेंस विद रिवार्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। एक और तरीके का लीडरशिप हमने पढ़ा था ट्रांजैक्शनल, उसके बाद क्या पढ़ा था, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप क्या होता है ना, व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। रिवार्डिंग एम्प्लॉयज फॉर मीटिंग परफॉर्मेंस टारगेट, है ना, परफॉर्मेंस टारगेट को अगर कंप्लीट कर देगा तो क्या किया जाएगा, आपका रिवॉर्ड दिया जाएगा। इंकरेजिंग पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग, इंस्पायरिंग एंड मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज टू अचीव हायर गोल्स, मेंटेनिंग द स्टेटस क्यो थ्रू रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट, मिनिमाइजिंग इंटरवेंशन ऑफ द टीम डिसीजन। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशनल आपका क्या था, राइट आंसर है सी, बिल्कुल सही। राइट आंसर क्या है, इंस्पायरिंग एंड मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज टू अचीव हायर गोल्स। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप का क्या होता है, उसमें आप इंस्पायर करते हैं एम्प्लॉय को, मोटिवेट करते हैं एम्प्लॉय को, किस लिए, ताकि वो हायर गोल्स को अचीव कर सके। ठीक है, तो ट्रांजैक्शनल समझ जाना रिवार्ड से रिलेटेड है, ओके, और ट्रांसफॉर्मेशनल किससे है, हायर गोल को अचीव करने के लिए इंस्पायर और मोटिवेट करना। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 6, विच लीडरशिप स्टाइल इज बेस्ट suited फॉर वर्कफोर्स दैट इज रिस्पॉन्सिबल एंड competent टू मेक डिसीजन ऑन देयर ऑन। ठीक है, ऐसे एम्प्लॉय जो खुद डिसीजन ले सकते हैं और क्या रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इन तरीके के एम्प्लॉय के लिए किस तरीके का लीडरशिप सबसे अच्छा होता है। डेमोक्रेटिक, ट्रांजैक्शनल, ऑटोक्रेटिक, फ्री रीन, ट्रांसफॉर्मेशनल। चलिए ये आंसर तो आपको आना चाहिए, अगर लास्ट क्लासेस आप किए हो तो ये आंसर बिल्कुल आप बता लोगे। ठीक है, अगर एम्प्लॉय या वर्कर आपका वर्क फोर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल है और कम्पिटेंट है डिसीजन खुद लेने के लिए, तो किस तरीके का लीडरशिप आप अपनाओगे। कोई आंसर नहीं। ठीक, तो ऐसे ए डेमोक्रेटिक, ए के आंसर आया नहीं। ये जो फ्री रीन है, ओके, फ्री रीन जिसे कहते हैं, उसमें क्या होता है, जब आपके एम्प्लॉय के ऊपर आपको भरोसा रहता है तभी आप उसे पूरा खुला छोड़ोगे कि आपको ये काम करना है, अब आप किस तरीके से करोगे आप देख लो, है ना। तो एम्प्लॉय जब रिस्पॉन्सिबल होगा और कॉम्पिटेंट रहेगा सिचुएशन, अलग अलग सिचुएशन में डिसीजन लेने के लिए, तो उस सिचुएशन में क्या किया जाएगा, फ्री रीन, जिसे और किस नाम से हम जानते हैं, लेजर। ठीक है, ये एक ही नाम है। ठीक, लीडरशिप देख रहे ना, जो लीडरशिप था ना, हाँ, ये जो लेजर फेयर जो देख रहे हो, ओके, इसी का नाम है फ्री रीन। बिल्कुल, इसमें कंफ्यूजन मत होना, हो सकता है फ्री रीन वर्ड आप यहाँ नहीं सुने होंगे उसे। फ्री रीन, ये देखो, ये वर्ड आपने सुना, यहाँ पढ़ा था, लेजर फेयर तो याद होगा। ये फ्री रीन टाइप जो हम पढ़ते हैं वहाँ क्या होता है, जो वर्क फोर्स होता है कॉन्शियस होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी और कॉम्पिटेंट रहता है डिसीजन लेने के लिए, तो इस तरीके के वर्क फोर्स को क्या किया जाता है, अपन फ्री रीन टाइप लीडरशिप करते हैं। ठीक है, जो भी कंफ्यूजन था क्लियर हुआ, है ना। नो नो, मतलब आपने तो, हमने तो ये पढ़ा है तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, लेजर फेयर आपको याद होगा, हो सकता है, लेकिन इसी को फ्री रीन टाइप भी लीडरशिप कहा जाता है। ओके, अब कंफ्यूजन नहीं होगा। ऐसे ही क्वेश्चन मान लीजिए आपको आता है, लेकिन वहाँ इसी तरीके के फंस जाते हैं लोग कंफ्यूजन में। चलिए कोई बात नहीं, अब उम्मीद है इस तरीके का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो आप नहीं भूलोगे। डिस्कशन इसीलिए ज़रूरी है, एमसीक्यू नहीं तो भाई हम टेस्ट करवा देते और अपलोड कर देते, आप करिए, लेकिन जब डिस्कशन हो रहा है ना, डिस्कशन वाली चीज़ें हमेशा याद रहती है। तो क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेवंथ क्वेश्चन क्या है, विच लीडरशिप थ्योरी suggests that people are born with qualities, leadership qualities, and these traits cannot be learned। ठीक है, कौन से थ्योरी में ये कहा गया है कि लीडर बॉर्न होते हैं, उन्हें बनाया नहीं जाता, है ना। तो ग्रेट मैन थ्योरी, बिल्कुल सही। ग्रेट मैन थ्योरी में क्या कहा गया है कि लीडर्स आर बॉर्न
नॉट मेड, है ना, पैदा ही वो लीडर होते हैं। क्लियर है? तो ग्रेट मैन थ्योरी हमने पढ़ा था, उसमें ये कहा गया था कि लीडर्स आर बोर्न नॉट मेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच थ्योरी ऑफ लीडरशिप फोकसेस ऑन द आइडिया दैट लीडर्स क्वालिटीज कैन बी लर्न थ्रू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग। अब कौन सा थ्योरी ये कहता है कि लीडर कैसे बनते हैं, जो लीडरशिप क्वालिटीज है वो एक्सपीरियंस से आता है, ट्रेनिंग से आता है ना, वो पैदा ही लीडर नहीं होते, वो एक्सपीरियंस से बनते हैं, और क्या करते हैं, ट्रेनिंग से बनते हैं। ठीक है, तो अपन अलग अलग थ्योरी पढ़े थे। ग्रेट मैन थ्योरी तो ये कहता था कि लीडर्स आर बाउंड नॉट मेड। तो ये कौन सा थ्योरी ये कहता है कि लीडरशिप क्वालिटीज कैन बी लर्न थ्रू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग, है ना, आपके अनुभव से लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर आएगा, ट्रेनिंग से आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी आएगा। एक आंसर आया डी, कंटिजेंसी नहीं, कंटिजेंसी का याद रखिएगा, सिचुएशनल और कंटिजेंसी लगभग एक जैसा है ना, तो कंटिजेंसी थ्योरी तो नहीं है। चलिए, इसका राइट आंसर है बिहेवियरल थ्योरी। ओके, जो हमने पढ़ा था, तो कौन सा थ्योरी पढ़ा था, बिहेवियरल थ्योरी, है ना, ट्रांसफॉर्मेशनल। ग्रेट मैन थ्योरी में आ गया लीडर्स आर बोर्न नॉट मेड। ट्रेड थ्योरी में आ गया as the people inherit qualities and traits that make them better suited to leadership. Traits is often identified particular contingency theory, behavioral theory। इसमें ये कहता है बिहेवियरल थ्योरी में ग्रेट लीडर्स आर मेड नॉट बोर्न। ठीक है, जस्ट ग्रेट मैन थ्योरी का उल्टा क्या होता है, बिहेवियरल थ्योरी। ठीक है, ये भी कहता है कि लर्न टू बिकम लीडर्स थ्रू टीचिंग एंड ऑब्जर्वेशन, है ना, तो एक्सपीरियंस से, लर्निंग से लीडर्स बनते हैं, ये आता है बिहेवियरल थ्योरी में। ओके, लीडरशिप क्वालिटीज कैसे आएगी, आपका एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग से, ये कहता है बिहेवियरल थ्योरी। याद रहेगा, बिहेवियरल थ्योरी इसका राइट आंसर है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है कंटिजेंसी थ्योरी। कंटिजेंसी थ्योरी ऑफ लीडरशिप सजेस्ट दैट लीडरशिप स्टाइल इज डिटरमाइंड बाय द लीडर्स पर्सनैलिटी। लीडर के पर्सनैलिटी से द बेस्ट लीडरशिप स्टाइल डिपेंड्स ऑन स्पेसिफिक सिचुएशनल वेरिएबल, है ना, सिचुएशन से, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग लीडरशिप। लीडरशिप आर बॉर्न विथ लीडरशिप क्वालिटीज। लीडरशिप शुड बी बेस्ड ऑन रिवार्ड पनिशमेंट सिस्टम। लीडरशिप क्वालिटीज कैन बी एक्वायर्ड थ्रू लर्निंग। बिल्कुल, कंटिजेंसी और सिचुएशनल लगभग सेम है ना, तो बेस्ट लीडरशिप स्टाइल डिपेंड्स ऑन स्पेसिफिक सिचुएशनल वेरिएबल्स। तो कंटिजेंसी याद रहेगा हमेशा, सिचुएशन से, जैसा सिचुएशन वैसा लीडरशिप। ठीक है, तो बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर क्या होगा, बी, बेस्ट लीडरशिप स्टाइल डिपेंड्स ऑन स्पेसिफिक situational variables। Next question is, which type of leaders is known to maintain minimum control and employee to make their own decision। अब बताइए, अरे है ना, किस टाइप के लीडरशिप में एम्प्लॉय के ऊपर बहुत ही कम कंट्रोल किया जाता है, और एम्प्लॉय के अलाउ करता है कि आप खुद का डिसीजन लीजिए। अभी अभी ये डिस्कस हुआ था, जल्दी इसका आंसर बताइए, आगे चलते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही, फ्रीजीन या लेजर अलग अलग वर्ड, दोनों में से कोई भी वर्ड हो सकता है, तो याद रखना है आपको, है ना, फ्रीजीन भी हो सकता है, लेजर भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेमोक्रेटिक लीडरशिप, है ना, इनमें से कौन सा डेमोक्रेटिक लीडरशिप का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। इन्वॉल्व सब ऑर्डिनेट्स इन डिसीजन मेकिंग, डेलीगेट्स ऑथोरिटी, focuses on group interest, issue command without consultation, promotes two way communication। नॉट वाला क्वेश्चन है ना, ये याद रखना है कि नॉट वाला क्वेश्चन है, तो इनमें से कौन सा डेमोक्रेटिक लीडरशिप का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। समझ में आया क्वेश्चन क्या कह रहा है, नहीं वाला, है ना, डेमोक्रेटिक का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है, इनमें से कौन सा नहीं है। डी, प्रोमो इशू कमांड विदाउट कंसल्टेशन। एक आंसर डी आया, बिल्कुल सही, डी ही आंसर होगा, है ना, ये ऑटोक्रेटिक का है।
ऑटोक्रेटिक में बिना कंसल्ट किए भाई आप कमांड दे देते हैं, लेकिन डेमोक्रेटिक में आपको सबऑर्डिनेट्स के साथ बात करना है, कंसल्टेशन करना है, टू वे कम्युनिकेशन रखना है। ठीक है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 12, what leadership theory emphasizes that leader effectiveness is determined by the interaction of the leader's style, the followers and the situation, है ना। चलिए, अब इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है। ओके, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है सिचुएशनल थ्योरी में और कंटिजेंसी थ्योरी में। व्हाट लीडरशिप थ्योरी, कौन सा लीडरशिप थ्योरी एम्फिसाइज करता है कि लीडर इफेक्टिव तब होगा जब वो कैसे इंटरेक्शन करेगा, लीडरशिप कौन सा स्टाइल करेगा, जब सिचुएशन के हिसाब से, है ना, द फॉलोअर्स एंड द सिचुएशन। तो इसमें आंसर लिया है सिचुएशनल कंटिजेंसी थ्योरी। ठीक है, तो सिचुएशन के हिसाब से जब आप करोगे तो इसमें क्या है, कंटिजेंसी थ्योरी, है ना। क्लियर है, यहाँ सिचुएशन के हिसाब से कौन सा लीडरशिप स्टाइल आप करोगे, तो ऊपर भी हमने देखा था कंटिजेंसी थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 13, विच लीडरशिप स्टाइल इज मोस्ट सुटेबल फॉर ऑर्गेनाइजेशन दैट रिक्वायर क्रिएटिविटी एंड इंडिपेंडेंट थॉट सच एज रिसर्च इंस्टीट्यूशन, है ना। जहाँ क्रिएटिविटी की ज़रूरत है, इंडिपेंडेंट थॉट होता है जैसे रिसर्च इंस्टीट्यूशन, वहाँ किस तरीके का लीडरशिप आप करोगे, कौन सी लीडरशिप स्टाइल, इस जब आपको चाहिए कि कुछ क्रिएटिविटी होता रहे, है ना, इंडिपेंडेंट थॉट्स आते रहे, तो वहाँ कौन सा लीडरशिप स्टाइल। चलिए, क्वेश्चन 13 का आंसर बताइए। बस वही है जो अभी हम डिस्कस किए थे, फ्री रेन, ठीक है, लेजर फेयर। जब हमको ये चाहिए कि भैया हम फ्री छोड़ दें, रिसर्च इंस्टीट्यूशन में क्या किया जाता है, फ्री छोड़ दिया जाता है अपने सबऑर्डिनेट को कि आप कुछ रिसर्च करके दिखाइए, कुछ क्रिएटिविटी करके दिखाइए, है ना। तो क्वेश्चन 13 का आंसर क्या हो जाएगा, फ्री रेन या लेजर फेयर। क्लियर है। हम्म, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ ट्रांजैक्शनल लीडरशिप। ओके, ट्रांजैक्शनल लीडरशिप का इनमें से कौन सा फीचर्स है, emphasizes इमोशनल इंटेलिजेंस, encourage transformational changes, focus on rewarding and punishment based on performance, motivates employees through inspiration या प्रमोशन ओपन कम्युनिकेशन कल्चर। ये ट्रांजैक्शनल लीडरशिप ऊपर भी हमने पढ़ा था, तो वहाँ क्या था, रिवार्ड वाला चीज जो आया था वही इसका आंसर होगा, है ना। तो ट्रांजैक्शनल लीडरशिप इसका आंसर क्या होगा, रिवार्डिंग। ट्रांजैक्शनल मतलब रिवार्ड, ये याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा करेंगे तो रिवार्ड, पनिशमेंट बेकार करेंगे तो पनिशमेंट। इस तरीके का जहाँ लीडरशिप रहा तो वो कहलाता है ट्रांजैक्शनल लीडरशिप। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 15, which leadership style works well when clear instruction and controls are required, especially in highly structured environment। ठीक है, जब किस तरीके का लीडरशिप काम करेगा, जब आपको क्लियर इंस्ट्रक्शन देना है ना, आप कंट्रोल पूरा रखना है। ओके, जैसे कि मान लीजिए मिलिट्री मिलिट्री में इंस्ट्रक्शन पूरे क्लियर रहते हैं और पूरा कंट्रोल रहता है एक आदमी के पास। तो इस तरीके के लीडरशिप में आप क्या करोगे, है ना, बताइए इसका। बिल्कुल सही। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑटोक्रेटिक। जहाँ बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल चाहिए, क्लियर इंस्ट्रक्शन चाहिए, वहाँ ऑटोक्रेटिक टाइप का लीडरशिप
वहाँ ऑटोक्रेटिक टाइप का लीडरशिप चलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप लीडर्स फोकस ऑन, किसमें? ट्रांसफॉर्मेशनल में मेंटेन डे टू डे ऑपरेशन, रिप्रिमांडिंग एम्प्लॉयज फॉर पुअर परफॉर्मेंस, चेंजिंग एंड डेवलपिंग द ऑर्गेनाइजेशन थ्रू इंस्पिरेशन, delegating responsibilities to employees with minimal involvement, enforcing strict discipline। ठीक है, ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या होता है? चेंज जैसा। तो इस तरीके का कहीं आएगा तो देखो क्या है यहाँ वर्ड, चेंजिंग एंड डेवलपिंग द ऑर्गेनाइजेशन थ्रू इंस्पिरेशन, है ना? तो समझ में आया? इसका आंसर ये क्यों होगा? ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्म वर्ड आ रहा है मतलब चेंज की बात कर रहा है ना? घिसा पिटा कुछ पुराना स्टाइल चल रहा है तो उसमें चेंज लाएंगे अपन। तो बिल्कुल सही, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 17, which leadership tree is based on the assumption that leadership effectiveness depends on the specific factor like leader's behavior and the situation। ठीक है, लीडर्स के बिहेवियर और सिचुएशन पे कौन सा लीडरशिप डिसाइड करता है। फिर सिचुएशन वाला चीज आ गया तो सिचुएशन जहां वर्ड आएगा तो आपको क्या करना है? कंटिजेंसी थ्योरी के हिसाब से लीडरशिप चेंज हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी फोकेशन और फोकस ऑन सिचुएशन थ्योरी। ठीक है, सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी में कौन सा प्राइमरी फोकस टू फिट द सिचुएशन? Focusing on traits and characteristics of the leaders, training employees to become better leaders, providing rewards for high performance, delegating tasks without direct involvement। सिचुएशनल थ्योरी, इसका आंसर बताइए, किसमें कौन सा लीडरशिप किसमें फोकस करता है? सिचुएशनल थ्योरी में, सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी में। ये तो सिचुएशनल लिखा है तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं होना चाहिए। लीडरशिप स्टाइल हम अडेप्ट करेंगे जो कि सिचुएशन को फिट करे। ठीक है, सिचुएशन के हिसाब से हम लीडरशिप को अडॉप्ट करेंगे। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। अकॉर्डिंग टू बिहेवियरल थ्योरी लीडरशिप इज, बिहेवियर थ्योरी के अकॉर्डिंग लीडरशिप क्या है? अ ट्रेट दैट वन इज बॉर्न विथ, नेचुरल गिफ्ट, लर्नड बिहेवियर, डिफाइंड द एनवायरमेंट, बेस्ड ऑन लीडर्स पर्सनैलिटी। ठीक है, तो ऐसे बिहेवियरल थ्योरी है तो इसका राइट आंसर यही है कि लर्न बिहेवियर, बिहेवियर को अपने बिहेवियर को सुधारने के लिए जो हम एक्सपीरियंस से करते हैं, है ना? एक्सपीरियंस से हमारा बिहेवियर में सुधार आता है। लीडरशिप क्वालिटीज कैसे आती है? एक्सपीरियंस से, है ना? तो वो बिहेवियरल थ्योरी के अंदर आ जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 20, विच लीडरशिप स्टाइल इज कैरेक्टराइज्ड बाय मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज थ्रू प्रोविजन ऑफ रिवार्ड्स फॉर अचीवमेंट सेट गोल्स, है ना? रिवार्ड, अभी अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं, कौन से थ्योरी में रिवार्ड की बात कही गई है ना? रिवार्ड्स किस थ्योरी में पढ़ा गया है? किस थ्योरी में रिवार्ड्स के बारे में बोला गया है? अभी ऊपर पढ़ के आए हैं, बताइए। एक दो क्वेश्चन भी हमने किया था। एम्प्लॉय को मोटिवेट करेंगे कैसे? रिवार्ड से। फ्री रीम, डेमोक्रेटिक, ऑटोक्रेटिक, ट्रांजैक्शनल और ट्रांसफॉर्मेशनल, है ना? बिल्कुल सही, ट्रांजैक्शनल अभी अभी हमने पढ़ा था ऊपर कि रिवार्ड से रिलेटेड कुछ भी आया वो क्या होता है? ट्रांजैक्शनल थ्योरी। अब चेंज हो गया, किसी को एकदम एकदम मोटिवेट, बहुत ज्यादा मोटिवेट करना है तो वो सब ट्रांसफॉर्मेशनल। State theory of leadership is based on idea that leadership is a learned skill. Leaders are born, not made. Leaders emerge based on situational factors. Leadership depends on external rewards. Leadership can be taught through observation। ठीक है, ट्रेड थ्योरी एक बार हम पढ़ते हैं तो समझ में आएगा। Some big great men theories that assume that people inherit certain qualities and traits that make them better suited to leadership।
Trait theory often identify particular personality or behavioral characteristics shared by leaders. Particular traits are key features of leadership. How do we explain people who possess those qualities but are not leaders? This question is one of the difficult tests to discover. तो ग्रेट मैन थ्योरी की जैसा ही है, ठीक है। ग्रेट मैन थ्योरी की जैसा ही ट्रेट थ्योरी है, इसमें अज्यूम करता है कि पीपल इनहेरिट सर्टेन क्वालिटीज एंड ट्रेट्स दैट मेक देम बेटर सुइटेड टू लीडरशिप, है ना। जैसे बॉन्ड नॉट मेट, तो वो सेम वे है क्या। देखो, अगर इस पूरे ऑप्शन को देखोगे ना, तो कहीं ये नहीं मिल रहा है ट्रेड थ्योरी के बारे में, ये लाइन लिखा रहता है या तो फिर, है ना, कि क्वालिटीज एंड ट्रेड्स रहते हैं जो मेक बेटर। और यहाँ सिमिलर इन सम वेज टू ग्रेट मैन, है ना, लीडर्स आर बॉर्न नॉट मेड। सिमिलर होता है ग्रेट मैन के जैसा, है ना, लीडर्स क्या है, बॉर्न। ठीक है। ये देखिए, रिवार्ड्स हो गया आपका ट्रांजैक्शनल, है ना। लर्न स्किल ये हो गया आपका बिहेवियरल। ठीक है। ऑब्जर्वेशन से जो सीखते हैं ये भी बिहेवियरल हो गया। ओके, तो इसका सारे ऑप्शन को देखोगे तो एक यही ऑप्शन, क्योंकि ये ट्रेड थ्योरी कैसा है, सिमिलर है ग्रेट मैन थ्योरी की तरह। ठीक है, इसलिए ये लीडर्स आर बॉर्न नॉट मेड। विच आर द फॉलोइंग लीडरशिप स्टाइल इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट बिटवीन द लीडर एंड सबऑर्डिनेट। चलिए, कौन से थ्योरी में लीडर और सबऑर्डिनेट में एक दूसरे में बहुत ज्यादा ट्रस्ट रहता है ना, और एक दूसरे की लोग रिस्पेक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, तो ट्रस्ट की बात आया मतलब फ्री छोड़ देना अपने एम्प्लॉय को, अपने वर्कर को। तो लीडर कब अपने एम्प्लॉय और वर्कर को फ्री छोड़ देता है, जब उसमें पूरा ट्रस्ट उसे रहता है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फ्री रीन टाइप। अच्छा, इसमें डेमोक्रेटिक दिया है, ट्रस्ट एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट, कंफ्यूजन। अच्छा, म्यूचुअल रिस्पेक्ट कब होगा, जब एक दूसरे से आप डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्वमेंट करेंगे, है ना। ये ट्रस्ट वाली बात आ गई, ये फ्री रीन का होता है। इसका राइट आंसर फ्री रीन ही होगा, है ना। कब ट्रस्ट करोगे आप, है ना, कौन सी लीडरशिप स्टाइल में पूरा वो ट्रस्ट करोगे अपने वर्कर के ऊपर, तो ये फ्री रीन टाइप ही होता है। चलो, ये मिस्टेक हो गया होगा, इसको अपन सुधार लेंगे। Which of the following leadership style is most appreciated when the organization requests clear goals, timelines and performance standards? ठीक है। कौन सा लीडरशिप सबसे अच्छा होता है, जब ऑर्गेनाइजेशन को एक टाइमलाइन, कुछ बहुत कम समय में एक किसी टारगेट को पूरा करना है ना, गोल एकदम क्लियर है कि यही काम करना है, और परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड भी चाहिए। तो कौन से टाइप का लीडरशिप आप अपनाओगे, जब आपके पास टाइम लाइन दे दिया जाता है कि भैया 1 वीक के अंदर आपको करना है ना। एक आंसर आया सी, बिल्कुल सही। क्योंकि ऑटोक्रेटिक में क्या होगा, एक लीडर ही क्या करेगा, पूरा सब कुछ डिसीजन लेगा, तो इसमें टाइम वेस्ट नहीं होगा। बाकी में क्या होता है, टाइम वेस्ट होता है थोड़ा, मतलब टाइम लगता है। डेमोक्रेटिक में आप डिसीजन मेकिंग में सबसे पूछोगे, सबऑर्डिनेट से, है ना। फ्री दिन में क्या है, गोल, जब गोल आपको पता है, इसमें हो सकता है एम्प्लॉय कुछ और कर दे। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑटोक्रेटिक, है ना। बिल्कुल गलत आंसर लिया है इसमें, ऑटोक्रेटिक होगा, क्योंकि ये टाइम लाइन है, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, इसको भी सुधारेंगे। ठीक, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑटोक्रेटिक। मैंने जल्दी जल्दी में लगता है गलती हो गया। ठीक है, तो ये क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, ऑटोक्रेटिक क्यों होगा, क्योंकि यहाँ टाइम लाइन है बहुत। Which leadership theory assert that leadership success is determined by the combination of the leader's style and specific situation? फिर यहाँ सिचुएशन की बात आ गई, तो यहाँ आ जाता है आपका कंटिजेंसी थ्योरी।
जहाँ जहाँ सिचुएशन दिखेगा वहाँ अपने को कंटिजेंसी थ्योरी कर देना है। ठीक है। क्वेश्चन 25 देखा जाए तो ग्रेट मैन थ्योरी क्या सजेस्ट करता है? लीडर्स आर मेड थ्रू एजुकेटिंग एंड ट्रेनिंग, एजुकेशन और ट्रेनिंग से बनेगा लीडर। बॉर्न विथ लीडरशिप क्वालिटीज, रिजल्ट ऑफ सिचुएशनल फैक्टर्स, डिफाइंड बाय देयर बिहेवियरल ट्रेट, इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर लीडरशिप स्टाइल। चलो ये तो दो चार बार पहले ही डिस्कस हो चुका है, इसका आंसर जल्दी से बताओ, फिर अपन चलते हैं कॉन्फ्लिक्ट वाले क्वेश्चन में। अच्छा ज्यादा क्वेश्चन है। डी। डी कैसे आंसर बता रहे हो? बी। बिल्कुल। ग्रेट मैन थ्योरी जहां दिखा तो वहां आंख मूंद के लिखना है कि लीडर्स आर बॉर्न नॉट मेड, है ना, बॉर्न विथ लीडरशिप क्वालिटीज। क्लियर है? ग्रेट मैन थ्योरी पहला ही थ्योरी था हमारा, लीडर्स आर बॉर्न नॉट मेड, है ना। ग्रेट मैन थ्योरी क्या कहता है? जो लीडर्स थे वो लीडरशिप के क्वालिटीज के साथ पैदा होते हैं, उन्हें बनाया नहीं जाता। ठीक है, तो बिल्कुल ग्रेट मैन थ्योरी मतलब लीडर्स आर बॉर्न नॉट मेड, में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। विच आर द फॉलोइंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्री रीन लीडर, है ना, इनमें से कौन सा फ्री रीन लीडर का कैरेक्टरिस्टिक है? कंसल्टेंटली सुपरवाइज द वर्क, मतलब बार बार जा करके काम को सुपरवाइज करना, देखना। और प्रोवाइड मिनिमल गाइडेंस एंड अलाउ एम्प्लॉयज टू मेक डिसीजन, बहुत ही कम गाइड करना और एम्प्लॉय को अलाउ कर देना कि भैया आप डिसीजन लो। इशू डायरेक्ट ऑर्डर टू सबऑर्डिनेट, मतलब सबऑर्डिनेट को ऑर्डर देना। फोकस ऑन रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट, रिवार्ड पनिशमेंट में फोकस करना। एक्टिवली इंगेजेस इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, हर एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में एक्टिवली इंगेज रहना। तो इनमें से कौन सा फ्री रीन का कैरेक्टरिस्टिक है? बताइए। क्वेश्चन 26। क्वेश्चन समझ में आया कहना क्या चाहता है? ट्वेंटी सिक्स का भी बिल्कुल सही, है ना। कम से कम गाइड करना, फ्री रीन मतलब खुला छोड़ देना, मिनिमम गाइड, बहुत ही कम गाइड करना। और अलाउ एम्प्लॉयज टू मेक डिसीजन, है ना, एम्प्लॉय को अलाउ करो कि भैया आप ही डिसीजन लो। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 27 विच लीडरशिप स्टाइल फोकस ऑन एम्प्लॉय मोटिवेशन बाय सेटिंग क्लियर टास्क एंड प्रोवाइडिंग इंसेंटिव फॉर अचीविंग गोल्स, है ना। कौन सा लीडरशिप स्टाइल में टास्क को क्लियर किया सेट किया जाता है और इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाता है अगर आप गोल को अचीव कर लिए तो, है ना। तो देखिए रिवार्ड जो हम पढ़े थे वो था ट्रांजैक्शनल। तो इंसेंटिव भी क्या है? एक तरीके का रिवार्ड है कि अगर आप गोल को अचीव करोगे तो आपको इंसेंटिव दिया जाएगा। ये एक तरीके का क्या है? रिवार्ड की बात किया जा रहा है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ट्रांजैक्शनल। नो, नॉट ट्रांसफॉर्मेशनल, इट्स ट्रांजैक्शनल। ट्रांसफॉर्मेशनल में चेंज की बात की जाती है ना, मोटिवेट किया जाता है अचीव करने के लिए। ट्रांजैक्शनल में आपको रिवार्ड से रिलेटेड चीजें बताई जाती है। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा इंसेंटिव मतलब रिवार्ड मीन्स ट्रांजैक्शनल। ठीक है, क्लियर है? क्यों ट्रांजैक्शनल होगा? बिल्कुल सही। विच लीडरशिप इज थ्योरी आर्ग्यू दैट लीडर्स मस्ट अडेप्ट देयर स्टाइल्स बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द टास्क एंड द पीपल्स इन्वॉल्व। ठीक है, टास्क का नेचर और जो पीपल इन्वॉल्व हुए हैं उसके बेस पे कौन सा लीडरशिप स्टाइल को अपनाया जाएगा। ठीक है, ये आता है सिचुएशनल थ्योरी। ठीक है, अभी तक सिचुएशन बोलता था तो वह कंटिजेंसी थ्योरी है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि आप कौन से लीडरशिप को अडेप्ट करोगे इसके बेस में कि टास्क का नेचर कैसा है और लोग किस तरीके के इन्वॉल्व हैं। हो सकता है बहुत ही सीधे लोग हैं, है ना। तो यहाँ सिचुएशन नहीं लिखा है, यहाँ क्या लिखा है कि नेचर ऑफ टास्क के बारे में बोला गया है और पीपल जैसे इन्वॉल्व हैं। तो ये आ जाएगा आपका सिचुएशनल थ्योरी। ठीक है, यहीं ऊपर में सिचुएशन लिख दिया जाता तो कंटिजेंसी थ्योरी आ जाता। ठीक है, तो लोग कैसे हैं और टास्क कैसा है, इसके अकॉर्डिंग जब आप लीडरशिप चुनोगे तो सिचुएशनल थ्योरी वो कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लीडरशिप इज बेस्ट suited फॉर मैनेजिंग routine tasks where the environment is stable and predictable।
ठीक है। स्टेबल है एनवायरनमेंट, मतलब काम का जो एनवायरनमेंट है वो स्टेबल है और प्रिडिक्टेबल है, इसमें कौन सा लीडरशिप अडॉप्ट किया जाएगा आपको, है ना। जब सब कुछ सही चल रहा है तो वहाँ आप ऑटोक्रेटिक कर सकते हो, ठीक है। जब आपका कोई विरोध नहीं करेगा, स्टेबल एनवायरनमेंट है, प्रिडिक्टेबल एनवायरनमेंट है, मतलब आपका वहाँ कोई विरोध नहीं करेगा, तो वहाँ आप ऑटोक्रेटिक कर सकते हो। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, द लीडर एम्स टू, ट्रांसफॉर्मेशनल में क्या लीडर का एम होता है, कंट्रोल द वर्क प्रोसेस थ्रू स्ट्रिक्ट गाइडलाइन, focus primarily on the task at hand, inspire employees to achieve greater success and innovation, establish clear rules for performance, offer rewards for specific process। ठीक है, ये तो ट्रांजैक्शनल हो गया। जब आप इंस्पायर कर रहे हैं एम्प्लॉय को ग्रेटर सक्सेस के लिए और इनोवेशन के लिए, है ना, तो वो आ जाता है आपका ट्रांसफॉर्मेशनल, मतलब चेंज लाना चाह रहे हो आप, है ना। तो इसमें चेंज लाना चाह रहे हो, इंस्पायर कर रहे हो एम्प्लॉय को ग्रेटर सक्सेस और इनोवेशन के लिए, तो वो कहलाता है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। ठीक है, तो ये सारे चीज लीडरशिप के एमसीक्यू है। क्लियर हुआ। अब हम पढ़ेंगे कन्फ्लिक्ट से रिलेटेड एमसीक्यू। तो व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशनल कन्फ्लिक्ट, ऑर्गेनाइजेशनल कन्फ्लिक्ट क्या है, बताइए। अरे यार आंसर लिखिए, बताइए ऑर्गेनाइजेशनल कन्फ्लिक्ट क्या है। A situation where the need and belief of individual within an organization and aligned misunderstanding that result from perceived dissent of resource or relationship, harmonious working environment, a situation where two individuals agree on all tasks, a situation where employees share the same goal। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट मतलब विवाद, लड़ाई झगड़ा जो भी है ना, आपस में मनमुटाव। तो ये दो तो आंसर हो ही नहीं सकता कि सेम गोल में एम्प्लॉय का रहे और एक ही टास्क के लिए एग्री है। ठीक है, हारमोनियस वर्किंग मतलब कोई विवाद नहीं हो रहा है, तो ये तीन तो कट गए। अब बाकी के ऊपर के दो आंसर बचे, तो बताइए। सिचुएशन वेयर द नीड्स एंड बिलीफ ऑफ इंडिविजुअल विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन आर अलाइंड। अलाइंड मतलब मिल रहा है, मतलब वर्कर को उसका नीड पूरा हो रहा है, उसका बिलीफ जो है वो अलाइंड है, मतलब मिल रहा है, तो ए भी गया। अब है मिसअंडरस्टैंडिंग। कंफ्लिक्ट क्या है, एक मिसअंडरस्टैंडिंग है जो किसमें रिजल्ट होता है, परसीव डिस्टेंट ऑफ रिसोर्स और रिलेशनशिप, जिससे आपका रिलेशनशिप खराब होता है। ठीक है, तो मिसअंडरस्टैंडिंग को ही कन्फ्लिक्ट कहा जाता है। समझ में आया ये आंसर क्यों होगा, कोई कंफ्यूजन। इसका राइट आंसर क्या होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग, है ना। कन्फ्लिक्ट किस कारण से चालू होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग से, जिसके कारण रिलेशनशिप खराब होता है, रिसोर्सेस जो है वो यूज करने के लिए, है ना। समझ में आया, इसका राइट आंसर क्या हो गया, बी। कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कन्फ्लिक्ट, इनमें से कौन सा कन्फ्लिक्ट का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। कन्फ्लिक्ट इज इनएविटेबल, इट इन्वॉल्व्स इमोशनल एलिमेंट, it always leads to negative outcome, it can arise from differences in goals, it requires proper management। चलिए इसका आंसर बताइए। पढ़े हैं हम, बिल्कुल इसका आंसर आपको बनना चाहिए। नहीं समझ में आ रहा, क्वेश्चन नंबर 230, 30 इनमें से कौन सा कन्फ्लिक्ट नहीं, हाँ बिल्कुल, अगर इसका आंसर दे रहे हो आप तो सही है कि इसका हमेशा निगेटिव आउटकम आता है। कन्फ्लिक्ट का पॉजिटिव आउटकम भी आता है जो हम क्लास में पढ़े हैं, है ना। कन्फ्लिक्ट इज इनएविटेबल का मतलब होता है इसे होने से रोका जा सकता है, सॉरी क्या है, दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, जिसे अवॉइड नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, कन्फ्लिक्ट को हम अवॉइड नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि कन्फ्लिक्ट हो रहा है तो आप उसे छोड़ दिए, अवॉइड कर दिए, ना, उसका मैनेज किया जाता है।
इमोशनल एलिमेंट्स इसमें होते हैं, अलग अलग गोल होता है तो कंफ्लिक्ट होता है, इसका प्रॉपर मैनेजमेंट रिक्वायर है, ये भी होता है। तो नॉट वाला क्वेश्चन है, तो कौन कंफ्लिक्ट है इसमें से करेक्टरिस्टिक नहीं है, तो इट ऑलवेज लीड टू अ नेगेटिव कोड, हमेशा ये नेगेटिव आउटकम नहीं होता कंफ्लिक्ट का, इसका पॉजिटिव आउटकम भी निकल करके आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। विच फैक्टर डज नॉट इन्फ्लुएंस ऑर्गेनाइजेशन कंफ्लिक्ट, इनमें से कौन सा किस कारण से ऑर्गेनाइजेशन कंफ्लिक्ट नहीं होता है? कम्युनिकेशन बैरियर से होता है, पर्सनैलिटी क्लैश होता है तो कंफ्लिक्ट होता है, ओवर अबंडेंस ऑफ रिसोर्सेस, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेस आपके पास है तो कंफ्लिक्ट, गोल इनकम्पेटिबिलिटी होता है तो होता है, अगर लीडरशिप अगर अच्छा नहीं है तो भी कंफ्लिक्ट होता है ना? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ओवर अबंडेंस ऑफ रिसोर्सेज, बहुत ज़्यादा रिसोर्स आपके पास है तो कंफ्लिक्ट होता है, गलत बात। रिसोर्सेज की कमी होने के कारण कंफ्लिक्ट एक बार हो सकता है कि मैं यूज़ करूंगा, मैं यूज़ करूंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो गया? सी। एट विच स्टेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट डू पार्टिसिपेंट्स बिकम अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम? ठीक है, स्टेजेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हमने पढ़ा था, याद करिए। ये स्टेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है, लेटेंट स्टेज, परसीव्ड, फेल्ट, मैनिफेस्ट, आफ्टरमैथ, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, याद आया? लेटेंट में पता नहीं चलता लेकिन चालू हो जाता है, इसमें क्या हो जाता है, परसीव्ड में वन और बोथ पार्टीज में कॉन्फ्लिक्ट बिकम अवेयर, अवेयर हो जाते हैं कि भैया कॉन्फ्लिक्ट हो गया है। फेल्ट में एक दूसरे को देखना नहीं चाहते, स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाता है पीपल, मतलब देख करके स्ट्रेस हो जाता है ना? मैनिफेस्ट में क्या होता है, विजिबल हो जाता है कंफ्लिक्ट, लोग एक दूसरे से आर्गुमेंट कर लेते हैं, लड़ाई झगड़ा जो भी है, बहस वहस चालू हो जाता है। आफ्टर मैथ में कंफ्लिक्ट का रिजल्ट निकल के आता है। ठीक है, क्लियर हुआ? रिवाइज हुआ क्या क्या था? अब बताइए कौन से स्टेज में ये पार्टिसिपेंट जो है वो अवेयर हो जाते हैं कि हाँ भैया कंफ्लिक्ट है? लेटेंट, फेल्ट, मैनिफेस्ट या परसीव्ड? किसमें मतलब पता चल जाता है कि कंफ्लिक्ट है? लेटेंट में क्या है, कंफ्लिक्ट चालू हो जाता है लेकिन पता नहीं चलता है। उसके बाद जब परसीव्ड कंफ्लिक्ट है उसमें ये पता चल जाता है कि हाँ कंफ्लिक्ट है। तो कौन से स्टेज में पता चल जाता है कि हाँ भैया प्रॉब्लम तो है ना? जो भी दो लोगों के बीच चल रहा है उनको पता चल जाता है, अवेयर हो जाते हैं कि हाँ प्रॉब्लम तो है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? परसीव। व्हाट डज मैनिफेस्ट करते हैं, इस तरीके क्वेश्चन भी आ सकते हैं। हिडन स्टेज कौन सा होता है? लेटेंट होता है। कंफ्लिक्ट दैट बिकम्स इमोशनल, कंफ्लिक्ट दैट बिकम्स विजिबल एंड एक्टिव। आफ्टर मैथ तो लास्ट हो गया, एंड कंफ्लिक्ट इनिशियल स्टेज भी लेटेंट कहलाता है ना? तो जब एक्टिव हो जाता है, विजिबल हो जाता है, इस तरीके के जब इस स्टेज को क्या कहते हैं? मैनिफेस्ट कंफ्लिक्ट। क्लियर हुआ? तो कंफ्लिक्ट दैट बिकम्स विजिबल एंड एक्टिव, तो वो कहलाता है मैनिफेस्ट। ये कौन सा स्टेज है मैनिफेस्ट? जहाँ एक्टिव हो जाता है, लोग एक दूसरे से बहस करना चालू हो जाते हैं, विजिबल हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, इन विच स्टेज डू इमोशनल एलिमेंट्स लाइक स्ट्रेस एंड एंगर कम टू प्ले? है ना, कौन से स्टेज में ये स्ट्रेस और एंगर, मतलब एक दूसरे को लेकर देखना नहीं चाहते, गुस्सा हो जाते हैं एक दूसरे से बात से, है ना? तो इसमें क्या होता है, ये फेल्ट कंफ्लिक्ट। ओके, ये भी हमने देखा क्या, फेल्ट कंफ्लिक्ट में स्ट्रेस एंड एंजाइटी आ जाता है। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ अनरिजॉल्व कंफ्लिक्ट एट द ऑर्गेनाइजेशन लेवल? अगर रिजॉल्व नहीं किया जाए कंफ्लिक्ट को तो उसका रिजल्ट क्या होगा ऑर्गेनाइजेशन पे? इम्प्रूव कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन इम्प्रूव हो जाएगा, एनहांस रिलेशनशिप अच्छा हो जाएगा, एस्केलेशन इनटू लार्ज इशूज, है ना, बहुत बड़ा इशू हो सकता है अगर कंफ्लिक्ट को रिजॉल्व नहीं किया गया तो। बेटर रिसोर्स मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट बेटर हो जाएगा, कंफ्लिक्ट को किए। बिल्कुल सही, एस्केलेशन इनटू लार्जर इशू। ठीक है, बहुत बड़ा इशू आगे चल करके बनेगा जो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान पहुंचाएगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ कंफ्लिक्ट सॉरी इंट्रा इंडिविजुअल कंफ्लिक्ट। ओके, ये टाइप ऑफ कंफ्लिक्ट में हमने पढ़ा था। ओके, इंट्रा इंडिविजुअल है ना, इंडिविजुअल, ग्रुप लेवल, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल। तो अब इंट्रा इंडिविजुअल कंफ्लिक्ट क्या है? पर्सनालिटी क्लैश विथ अ कलीग, मतलब अपने कलीग के साथ ही लड़ाई हो गया। कंपीटिंग नीड्स एंड रोल्स विद द इंडिविजुअल, disagreement over departmental goals, miscommunication between teams, discrepancy in leadership। इंट्रा इंडिविजुअल, ठीक है, इंडिविजुअल मतलब एक की बात हो रही है। ओके, समझ में आया? तो अगर इसमें देखोगे कलीग से मतलब किसी और से लड़ाई हुआ, है ना। डिसएग्रीमेंट डिपार्टमेंटल गोल की बात से किसी से डिसएग्री हुआ तो किसी और से हुआ। टीम से मिसकम्युनिकेशन हो गया तो किसी और के साथ कंफ्लिक्ट होगा। डिस्क्रिपेंसी इन लीडरशिप स्टाइल, लीडरशिप स्टाइल में कहीं भेदभाव देखोगे तो किसी और, है ना। तो ये जब आपको खुद का रोल समझ में नहीं आएगा, नीड्स आपका कंप्लीट नहीं होगा, है ना, तो वो आप अपने में ही उलझ के रह गए, है ना। तो ये हो गया इंट्रा इंडिविजुअल कंफ्लिक्ट। ठीक है, आपको जब आपकी जो ज़रूरत है वो पूरी नहीं होगी, आपका रोल आपको नहीं समझ में आएगा, तो आप कहीं न कहीं खुद के कारण कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर लोगे। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंपीटिंग नीड्स एंड रोल्स विद इन द इंडिविजुअल। बिल्कुल सही, बी का इसका राइट आंसर बी। व्हाट इज द कॉमन कॉज ऑफ इंटर इंडिविजुअल कॉन्फ्लिक्ट? है ना, जब इंटर इंडिविजुअल कॉन्फ्लिक्ट मतलब दो लोगों के बीच जब कॉन्फ्लिक्ट होगा तो मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन टीम्स, competing resources, personal differences, scarcity of material, shared goals। ठीक है, इंडिविजुअल की बात हो रही है ना, इंटर इंडिविजुअल मतलब दो लोगों के बीच, तो यहाँ टीम्स आ गया, है ना। तो ये दो लोग नहीं, इंडिविजुअल में, इस टीम्स में दो से ज्यादा लोग हो जाएंगे, है ना। तो जब पर्सनल डिफरेंसेस क्लैश होगा तो क्या होगा? इंटर इंडिविजुअल कन्फ्लिक्ट होगा। क्लियर हुआ? पर्सनल डिफरेंसेस का आंसर क्या होगा? इंडिविजुअल मतलब क्या हो रहा है? दो, मतलब एक पर्टिकुलर पर्सन का लड़ाई हो रहा है, ठीक है, टीम का लड़ाई नहीं हो रहा है। इंडिविजुअल मतलब समझते हैं, वर्ड तो समझ में आ रहा है इंडिविजुअल, है ना। अब इंट्रा मतलब खुद से, तो उसका नीड पूरा नहीं होगा, उसका रूल समझ में नहीं आएगा, तो उसका कंफ्लिक्ट पैदा होगा। ओके, इंटर इंडिविजुअल में पर्सनल, जो दो लोगों का पर्सनल डिफरेंसेस आएगा, है ना, अलग अलग ख्याल के लोग रहेंगे, उनका माइंडसेट अलग होगा, तो इंडिविजुअल कंफ्लिक्ट होता है। व्हाट इज इंट्रा ग्रुप कंफ्लिक्ट? इंट्रा ग्रुप कंफ्लिक्ट क्या है? कंफ्लिक्ट बिटवीन टू डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, दो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के बीच कंफ्लिक्ट। इंट्रा मतलब अपने ही ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। इंट्रा मतलब अपने में ही, इंटर मतलब दो अलग अलग में होता है, ठीक है। कंफ्लिक्ट दैट अराइजेज ड्यू टू एक्सटर्नल मार्केट प्रेशर के कारण अगर कुछ कंफ्लिक्ट हो गया तो कंफ्लिक्ट टू इंडिविजुअल विद इन द सेम ग्रुप, ठीक है। और कंफ्लिक्ट अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन में दो अलग अलग डिपार्टमेंट के बीच में कंफ्लिक्ट हो गया। और डिसएग्रीमेंट बिटवीन कस्टमर एंड एम्प्लॉय। देखिए, इसमें कंफ्यूज मत होइए इंट्रा और इंटर में। इंट्रा मतलब खुद होता है और इंटर मतलब आपस अलग अलग बाहर के दो लोग, है ना। तो बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा सेम ग्रुप में जब दो लोगों के बीच में क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट होगा, तो वो कहलाता है इंट्रा ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट, है ना। इंट्रा मतलब सेम, उसी के अंदर। इंटर मतलब दो अलग अलग। क्लियर हुआ इंटर और इंट्रा में? तो सेम ग्रुप में जब दो इंडिविजुअल्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो वो कहलाएगा इंट्रा ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। विच फैक्टर इज द प्राइमरी कॉज ऑफ इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट? अब दो अलग अलग ग्रुप में लड़ाई हो रहा है, तो प्राइमरी कॉज क्या कारण हो सकता है? क्या कारण हो सकता है इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट का? absence ऑफ जॉइंट डिसीजन मेकिंग, है ना, पर्सनल स्ट्रेस, स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेस, रोल एम्बिग्यूटी, पॉजिटिव कंपटीशन, है ना। तो जब दो अलग अलग ग्रुप में हो रहा है तो डिसीजन अलग अलग हो सकता है ना, absence ऑफ जॉइंट डिसीजन मेकिंग। तो जब इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट कब होगा? दो अलग अलग ग्रुप में जब डिसीजन मेकिंग दोनों का अलग अलग होगा, है ना, कुछ कोई कुछ और चाहेगा और कोई कुछ और चाहेगा। व्हाट टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट अकर्स बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन? दो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके का कॉन्फ्लिक्ट होता है?
इंट्रा ऑर्गेनाइजेशन, इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल, इंट्रा ग्रुप, इंटर इंडिविजुअल, इंडिविजुअल लेवल कॉन्फ्लिक्ट। तो ऑर्गेनाइजेशन के बीच में अगर हो रहा है, अलग अलग है, तो वो इंटर ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। बिल्कुल सही। ठीक है, 12 का राइट आंसर क्या हो गया? इंटर ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट। व्हाट इज द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ पुअरली मैनेज कॉन्फ्लिक्ट? अगर मैनेज कॉन्फ्लिक्ट को पुअरली मैनेज किया गया है तो उसका क्या फर्क पड़ेगा? प्रोडक्टिविटी बिल्कुल नहीं बढ़ेगा, टीम कोलेबोरेशन कैसे बढ़ जाएगा, है ना, क्रिएटिविटी नहीं बढ़ेगा, डिसीजन मेकिंग बेटर नहीं होगा। इसका राइट आंसर होगा इंक्रीज एम्प्लॉय टर्नओवर, है ना, एम्प्लॉय के ऊपर एक्स्ट्रा भार हो जाएगा काम का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट व्हेन मैनेज वेल? पॉजिटिव इफेक्ट क्या है? अगर अच्छे से कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज किया गया तो स्ट्रेस बढ़ेगा, गलत बात। मॉरल घटेगा, अगर अच्छे से पॉजिटिव देखा जाए तो मॉरल घटेगा, गलत बात। कोलैबोरेशन घटेगा, ये भी गलत बात। इनकरेज ओपन कम्युनिकेशन, ठीक है। पॉजिटिव इफेक्ट क्या है? अगर कॉन्फ्लिक्ट को सही से मैनेज किया गया तो उसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या मिलेगा कि ओपन कम्युनिकेशन को एनकरेज किया जा रहा है। ठीक है, बिल्कुल। विच कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी इन्वॉल्व्स वर्किंग टुगेदर टू फाइंड अ विन विन सॉल्यूशन? ठीक है, अब हम जो मैनेजमेंट करते थे तो कोलैबोरेशन करते थे, कंपटीशन, अवॉइडेंस, कोलैबोरेशन, मीडिएशन। तो कौन सा जो हम कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का कौन सा ऐसा स्ट्रेटेजी है जिसमें दोनों ही विन विन सॉल्यूशन रहता है कि तू भी सही तू भी सही? अवॉइडेंस में तो भाई अवॉइड कर देते हैं, कंपटीशन, एकोमोडेशन। ठीक है, तो 15 का राइट आंसर क्या होगा? जब आप किसी दो लोगों के बीच कोलैबोरेशन करते हो, है ना, कोलैबोरेशन करते हो तो मतलब दोनों को समझा बुझा करके भाई तू भी सही तू भी सही, है ना। तो विन विन सिचुएशन सॉल्यूशन क्या है? कोलैबोरेशन। क्लियर है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ कॉम्प्रोमाइज एज अ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्टाइल? कॉम्प्रोमाइज का क्या पर्पस है? वन पार्टी गिव्स इट टू अनदर डिमांड्स, है ना, दूसरे का जो डिमांड है उसको पूरा कर देना क्या कॉम्प्रोमाइज कहलाता है? बोथ पार्टीज इग्नोर द इशू, है ना, दोनों पार्टी इशू को इग्नोर कर देते हैं, ये कॉम्प्रोमाइज हो गया। बोथ पार्टीज गिव अप समथिंग टू रीच अ म्यूचुअल एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन, थर्ड पार्टी इम्पोज अ सॉल्यूशन, ये तो मीडिएशन होता है। थर्ड पार्टी जब सॉल्यूशन करता है, जैसे मैंने अमेरिका का एग्जांपल दिया था, तो वो मीडिएशन कहलाता है। वन पार्टी सीक्स टू डोमिनेट, एक पार्टी चढ़ने की कोशिश करता है, डोमिनेट करने की कोशिश करता है। तो बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा सी, बोथ पार्टीज कुछ समथिंग को गिव अप करेंगे टू रीच अ म्यूचुअल एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन। जैसे आपका कुछ लड़ाई हो गया, पुलिस आपका कॉम्प्रोमाइज कर रहा है तो आपको कुछ गिव अप करना पड़ता है, ठीक है चलो जाने दो। क्वेश्चन 17, विच कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी इन्वॉल्व्स इग्नोरिंग और विड्रॉइंग फ्रॉम द कॉन्फ्लिक्ट? इग्नोर करना, है ना, इग्नोर वर्ड तो समझ में आ रहा है, अवॉइडेंस। ठीक है, आप इग्नोर करोगे मतलब आप क्या करोगे? अवॉइड करके उसको खत्म करोगे कॉन्फ्लिक्ट को। इग्नोर वर्ड से अवॉइडेंस क्लियर है? व्हाट इज द रोल ऑफ मेडिएशन इन कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट? ठीक है, मेडिएशन का क्या हो मतलब होता है? थर्ड पार्टी इम्पोज अ सॉल्यूशन, न्यूट्रल थर्ड पार्टी फैसिलिटेट्स अ सॉल्यूशन बिटवीन कन्फ्लिक्टिंग साइड। ठीक है, तो मीडिएशन का मतलब क्या हो गया? कोई एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी आएगा, जैसे अमेरिका का मैंने दिया एग्जांपल, है ना, वो न्यूट्रल थर्ड पार्टी आया और सॉल्यूशन करा दिया किसी दो देश के बीच कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। ओके, वन पार्टी फोर्सेस अ सॉल्यूशन, अनदर टीम लीडर डिसाइड द आउटकम, कॉन्फ्लिक्ट इग्नोर अंटिल इट इज रिजॉल्व। नहीं, तो मीडिएशन में यही होता है, एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी आता है जो क्या करता है? सॉल्यूशन बताता है, ठीक है, बिटवीन कन्फ्लिक्टिंग साइड। राइट आंसर हो गया बी। विच आर द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ authoritative leadership style that can cause conflict? ठीक है, ऑथोरिटेटिव लीडरशिप स्टाइल इनमें से कौन सा है? इनमें से कौन सा ऐसा एग्जांपल है जो ऑथोरिटेटिव, मतलब ये एक ऑटोक्रेटिक का ही नाम है ऑथोरिटेटिव। इनमें से कौन सा स्टाइल है जिसके कारण, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल के कारण कॉन्फ्लिक्ट होता है? पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग, कुछ भी डिसीजन मेकिंग करेंगे तो सबऑर्डिनेट से पार्टिसिपेशन करवाएंगे,
ओपन फीडबैक लेना, क्या ओपन फीडबैक लेकर के आप कन्फ्लिक्ट हो जाता है? नहीं। इम्पोजिंग डिसीजन विदाउट कंसल्टेशन, शेयरिंग पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर करना, और डेवलपिंग टीम बेस्ड गोल्स, है ना? तो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल के कारण कैसे कन्फ्लिक्ट हो सकता है? जब आप किसी के ऊपर डिसीजन थोप दोगे विदाउट कंसल्टेशन, है ना, कुछ डिसीजन थोप देना किसी के ऊपर, उनसे कंसल्ट भी नहीं किया और आपने उसे डिसीजन बता दिया, तो वो कन्फ्लिक्ट पैदा करता है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल में। ठीक है। व्हाट इज अ टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फंक्शनल कन्फ्लिक्ट? फंक्शनल कन्फ्लिक्ट का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? स्ट्रेस इंक्रीज करता है, प्रोडक्टिविटी घटाता है, पॉजिटिव चेंज एंड इनोवेशन, ब्रेक डाउन इन कम्युनिकेशन, रिड्यूस टीम मोरल, है ना? तो फंक्शनल कन्फ्लिक्ट का है भैया, बताइए, पॉजिटिव चेंज एंड इनोवेशन इसका राइट आंसर है। ठीक है। फंक्शन टाइप कन्फ्लिक्ट जब रिजॉल्व करोगे आप, है ना, तो उसमें अब पॉजिटिव चेंज आएगा और कुछ इनोवेशन होगा। विच आर द फॉलोइंग द सोर्स ऑफ गोल इनकम्पैटिबिलिटी इन कन्फ्लिक्ट? कन्फ्लिक्ट में गोल इनकम्पैटिबिलिटी क्या है? लीडरशिप इनकंसिस्टेंस, स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्स, मिसकम्युनिकेशन, कंफ्लिक्टिंग डिपार्टमेंटल गोल्स, पर्सनैलिटी क्लैशेस, है ना? सोर्स ऑफ गोल, अलग अलग गोल का जब रहेगा तो कन्फ्लिक्ट पैदा होगा। तो कंफ्लिक्टिंग डिपार्टमेंटल गोल्स। ठीक है। विच आर द फॉलोइंग इज द कॉमन कॉज ऑफ स्ट्रक्चरल कन्फ्लिक्ट? स्ट्रक्चरल कन्फ्लिक्ट मतलब क्या? स्ट्रक्चर जो हमारा बना हुआ है, मैनेजर, ओवरमैन, असिस्टेंट मैनेजर, है ना? चलिए इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन 22, विच आर द फॉलोइंग द कॉमन कॉज ऑफ स्ट्रक्चरल कन्फ्लिक्ट क्यों होता है? जब बना हुआ है ना हमारा मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, ओवरमैन, वर्कर, ये स्ट्रक्चर एक बना हुआ है, तो किस कारण से स्ट्रक्चरल कन्फ्लिक्ट होता है? मिसअंडरस्टैंडिंग, रोल का मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाना, कंपीटिंग फॉर लीडरशिप पोजीशन के लिए कंपटीशन करना, फंड का कमी होना, पर्सनल वैल्यूज का अलग अलग होना, या रोल एम्बिग्यूटी। ठीक है। तो जो स्ट्रक्चरल कन्फ्लिक्ट है वो किस कारण से होता है? रोल एम्बिग्यूटी के कारण से होता है। दिस टाइप ऑफ कन्फ्लिक्ट अकर्स बिटवीन डिपार्टमेंट्स विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। एक ही ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट में जो कन्फ्लिक्ट हो रहा है, उस कन्फ्लिक्ट को क्या कहेंगे? इंट्रा इंडिविजुअल, इंडिविजुअल, इंटर ग्रुप कन्फ्लिक्ट, या इंटर ऑर्गेनाइजेशनल कन्फ्लिक्ट? एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट में जो कन्फ्लिक्ट होता है, तो वो अलग अलग डिपार्टमेंट क्या है? ग्रुप में बटे हुए हैं। ठीक है। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, इंटर ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन एक ही ऑर्गेनाइजेशन में जो अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, मतलब वो अलग अलग ग्रुप में बटे हुए हैं। ठीक है। तो अलग अलग ग्रुप में जो बटे हुए हैं एक ही ऑर्गेनाइजेशन में, वो हो गया इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट। व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट एट द इंडिविजुअल लेवल? आप इंडिविजुअल लेवल पे कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट कर रहे हो, तो सबसे प्राइमरी फोकस आपका क्या रहेगा? रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन। ओके। जब इंडिविजुअल लेवल है तो ऑर्गेनाइजेशन की बात क्यों आएगी? एड्रेसिंग रोल ऑफ इनकम्पेटिबिलिटी एंड फ्रस्ट्रेशन, मैनेजिंग कंपटीशन बिटवीन डिपार्टमेंट्स, हैंडलिंग इश्यूज ऑफ रिसोर्स स्कैर्सिटी, ओवरकमिंग कम्युनिकेशन बैरियर, है ना? कंफ्लिक्ट मैनेजमेंट इंडिविजुअल लेवल पे कर रहे हो, तो आपका क्या होगा? इंडिविजुअल का रोल आपको अगर क्लियर नहीं है और फ्रस्ट्रेशन है, तो उसे आप खत्म करोगे, है ना? 24 का आप बी होगा। क्या बोल रहा है? किसमें फोकस करोगे? इंडिविजुअल लेवल पे। उस मतलब सबका अपना अपना रोल जब पता रहेगा, है ना, तो रोल इनकम्पेटेबिलिटी और फ्रस्ट्रेशन, ठीक है, सबका अपना अपना रोल जब पता रहेगा तो इंडिविजुअल लेवल का कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। किसे क्या करना है उसे पता है, वो अपना काम करेगा, दूसरे पे उंगली नहीं करेगा। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन स्ट्रेटजीज? जो कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन का स्ट्रेटजी होता है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? क्यों कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना जरूरी है? टू एस्केलेट द कॉन्फ्लिक्ट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, है ना, कॉन्फ्लिक्ट को और बढ़ाना ताकि समझ में आए। टू इग्नोर द कॉन्फ्लिक्ट एंड अलाउ टू टाइम पास, है ना, कॉन्फ्लिक्ट को इग्नोर कर दो और टाइम पास करो। टू फाइंड अ फेयर एंड कंस्ट्रक्टिव सॉल्यूशन टू द इशू, ये एक आंसर हो सकता है। क्यों सॉल्व किया जाता है? फेयर और कंस्ट्रक्टिव सॉल्यूशन के लिए। टू मेंटेन द स्टेटस को एंड अवॉइड चेंज, टू परमानेंटली रिमूव द conflicting parties from organization।
जो जो कन्फ्लिक्ट कर रहे हैं उसे ऑर्गेनाइजेशन से परमानेंट रिमूव करने के लिए, है ना। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू फाइंड अ फेयर एंड कंस्ट्रक्टिव सॉल्यूशन टू द इशू। ठीक है, इशू के लिए फेयर और कंस्ट्रक्टिव सॉल्यूशन फाइंड करना ही उसका मेन एम रहता है। चलिए, तो ये हो गया आपका लीडरशिप और कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास में हम मल्टी आंसर पढ़ेंगे। ठीक है, डीजीएमएस में आजकल कुछ मल्टी आंसर वाले भी क्वेश्चन आ रहे हैं, एक से ज्यादा आंसर वाले। ठीक है, मल्टी आंसर वाले क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जैसे एक ही का आंसर ए बी और डी सब है। जैसे एक एग्जांपल दे रहा मैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉमन कॉज ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट। तो इसमें ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट का कॉमन कारण क्या क्या है, तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है, रोल एम्बिगिटी हो सकता है, ये क्लियर कम्युनिकेशन तो कॉन्फ्लिक्ट का कारण नहीं हो सकता, तो सी नहीं होगा, है ना। स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज भी हो सकता है, डिपार्टमेंट गोल अगर क्लियर हुआ तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ए, बी और डी, है ना। डिपार्टमेंट रोल क्लियर होगा तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, रोल एकदम क्लियर कम्युनिकेशन होगा तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। और क्वेश्चन में पूछ क्या कह रहा है, क्या क्या कारण है कॉन्फ्लिक्ट का, है ना। मिसअंडरस्टैंडिंग रहेगा तो कॉन्फ्लिक्ट होगा, रोल एम्बिगिटी होगा, रोल पता नहीं होगा सबको तो कॉन्फ्लिक्ट होगा, है ना। और रिसोर्स की कमी के कारण कॉन्फ्लिक्ट होगा। इस तरीके के मल्टी आंसर हम पढ़ेंगे और कुछ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, इस तरीके के भी कुछ क्वेश्चंस आपके डीजीएमएस एग्जाम में देखे गए हैं, है ना। तो स्टेटमेंट वन दे दिया कि conflict is inevitable in innovation and can rise from misunderstanding goal, can always lead to decrease in productivity and moral. Which of the following is correct based on the two statement, है ना। स्टेटमेंट वन इज ट्रू, टू इज ट्रू, वन इज ट्रू, सेकंड फॉल्स, वन फॉल्स, सेकंड ट्रू, बोथ आर ट्रू, बोथ आर फॉल्स, है ना। तो आपको उसमें से जानना पड़ेगा कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है। जैसे इस क्वेश्चन में कि कंफ्लिक्ट किस कारण से होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण, डिफरेंट गोल्स के कारण, लिमिटेड रिसोर्स के कारण, ये स्टेटमेंट तो सही है भाई। कंफ्लिक्ट ऑलवेज लीड टू डिक्रीज इन प्रोडक्टिविटी एंड वर्क, कंफ्लिक्ट के कारण हमेशा प्रोडक्टिविटी कम होता है और मोरल घटता है, ये स्टेटमेंट गलत हो गया, क्योंकि कंफ्लिक्ट का पॉजिटिव रिजल्ट भी निकल करके आता है। तो इसलिए स्टेटमेंट वन इज ट्रू, स्टेटमेंट टू इज फॉल्स। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में अपन कंटिन्यू करेंगे। आज यहीं बाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में ये मल्टी आंसर वाले क्वेश्चंस और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हम करेंगे। ठीक है, चलिए।